नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली एंटीबायोटिक और उसके रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो लैबमेट में फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट किसके लिए है? बीएमएलएस के बच्चों के लिए है, जो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आपका किधर किधर है? एक तो माइक्रोबायोलॉजी में है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में है, और फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में पेशेंट एंड सेफ्टी का जो क्लास है उसमें भी ये कवर किया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं, क्या क्या इसमें कवर करेंगे हम। देखो, जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होता क्या है, क्लासिफिकेशन जानेंगे, यूज मिसयूज उसका जानेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट, मिसट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर एंड अनकॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, एंड लास्ट माय ओपिनियन। ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखो एंटीबायोटिक पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? सबस्टेंस, सबस्टेंस that destroy or inhibit the growth of other pathogenic microorganisms and is used in the treatment of external or internal infection। मतलब कि जैसे कि पेनिसिलिन की बात हो रही है, पेनिसिलिन, तो कोई ऐसा सबस्टेंस, जैसे कि पेनिसिलिन वो सबस्टेंस है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या तो ग्रोथ को क्या करता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने को कम कर देता है, इनके रेप्लिकेशन को कम कर देता है या रोक देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? एंटीबायोटिक। वो सबस्टेंस को क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या फिर उनके एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब ह्यूमन को अगर जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है या इंटरनल इन्फेक्शन है, दोनों के लिए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं? ऐसा सबस्टेंस जो बेसिकली क्या करता है, ऐसा सबस्टेंस ऐसा सबस्टेंस जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी या तो ग्रोथ को रुकेगा या तो उन्हें खुद ही डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। देखो, कुछ एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी न किसी फॉर्म से, किसी न किसी कंपोनेंट से बनाए गए होते हैं, या फिर और मोस्ट मोस्ट जो है, यानी ज्यादातर जो आपका एंटीबायोटिक है वो सिंथेटिकली, यानी मानव द्वारा कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया गया है। समझ में आ गया आपको? अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एंटीबायोटिक समझ के क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे? एंटीबायोटिक को तीन भाग में क्लासिफाई करा गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब किस तरह से कार्य करता है। एंटीबायोटिक के कार्य करने की क्षमता को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, या कार्य करने की प्रवृत्ति। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज। रेंज जो ज्यादा, कुछ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? रेंज मतलब कि ज्यादा ज्यादा बैक्टीरिया को, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर करेगा तो बोलेंगे वाइड स्पेक्ट्रम। कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर करेगा तो बोलेंगे शॉर्ट स्पेक्ट्रम। मोड ऑफ एक्शन के आधार पे भी इनको क्लासिफाई करा गया है। तीन आधार पढ़िएगा, तीन तरह से क्लासिफाई करा गया है: मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, एंड मोड ऑफ एक्शन। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो जब भी बैक्टीरियल के बारे में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे बैक्टीरिया के पास एक एडिशनल, एक क्या होता है, एक मोटी सी सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल क्या करती है बच्चों? सेल वॉल क्या करती है? बैक्टीरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और बाहर के इन्वायरमेंट से बचा के रखती है। ठीक है। तो सेल वॉल के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देना है। ये जो सेल वॉल का सिंथेसिस हो रहा है, इसको ही इनहिबिट करने वाले जितने एंटीबायोटिक हैं उनको बोलते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर सेल वॉल नहीं होगा या सेल वॉल किसी न किसी रूप से डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? आपका जो भी बैक्टीरिया है उसमें क्या हो जाएगा? एयर जाने लगेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो एयर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कौन कौन से हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में? एंटीबायोटिक लिखे हुए हैं: पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन। ठीक है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में पॉलीमाइसिन एंड बैक्टीरियासिन। अब पूछोगे बीटा लैक्टमेज क्या होता है? अब देखो, जो हमारा ये सेल वॉल है,
उस सेल वॉल को ये जो पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पिरिन या बैंकोमाइसिन से ट्रीट कर रहे हो, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हो, तो ये जो एंटीबायोटिक है बेसिकली वो क्या होता है, इसको सेल वॉल से अटैच नहीं होने देने का काम करता है बीटा लैक्टम या बीटा लैक्टमेज। तो बीटा लैक्टमेज क्या करता है, ये सेल वॉल को बैक्टीरिया जो आपका एंटीबायोटिक है उससे जुड़ने ही नहीं देता। ये ऐसा एंजाइम है और ये बेसिकली हमारा बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। इस बीटा लैक्टमेज को ही इनहिबिट करना पड़ता है अगर जो ये तीनों मेडिसिन क्या हो रहे हैं, ये तीनों मेडिसिन अगर जो रेसिस्ट हो गए, ठीक है, रेसिस्ट हो गए मीन्स प्रभावी हो गए हैं, तब हमको बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जैसे कि पॉलीमैक्सिन या बैक्टीरियासिन की लेने की जरूरत पड़ती है, जो बीटा लैक्टम की एक्टिविटी को कम करती है। अब आ गया प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो आपको पता है बैक्टीरियल में 30 सब यूनिट का प्रोटीन होता है, 50 सब यूनिट का प्रोटीन होता है। अब देखो प्रोटीन मतलब क्या है, प्रोटीन का बेसिक काम क्या है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्म को बना के रखता है, सेल के ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है बैक्टीरिया के। तो आप उसी प्रोटीन को ही इनहिबिट कर दोगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा। तो उसके लिए 30 सब यूनिट्स के लिए क्या क्या लेते हैं हम लोग, अमीनो ग्लाइकोसाइड जिसका एक मेडिसिन का नाम जेंटामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन लेते हैं। 50 सब यूनिट को इनहिबिट करने के लिए मैक्रोलाइड, क्लोरोमेफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके सिंथेसिस, बैक्टीरिया के डीएनए को के सिंथेसिस को ही इनहिबिट करना, मतलब कि इसके रेप्लिकेशन को इनहिबिट करा जाएगा। फ्लोरोकेमिकॉल लेना पड़ेगा जो सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया एक इसमें। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल ये बेसिकली क्या करता है, डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए रिफैम्पसिन विच इज ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर आइसोनियाजिन, माइकोलिक एसिड किधर पाया जाता है, एसिड फास्फोबैसिलाई में, मतलब कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के लिए आइसोनियाजिन भी यूज करेंगे। ठीक है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ही इनहिबिट करेगा, यानी बैक्टीरियल जो हमारा एसिड फास्फोबैसिलाई होता है उसके सेल वॉल में क्या होता है, खूब सारा माइकोलिक एसिड होता है, तो उसको ही इनहिबिट करने का काम करता है आइसोनियाजिन। फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, सल्फोनामाइड एंड इसमें ट्रिमेथोप्राइम, इन ट्राइमेथोप्राइम एंड सल्फोनामाइड फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। फॉलिक एसिड बेसिकली देखोगे क्या करता है, आपका एक तरह से क्या करता है, डीएनए और आरएनए के बनने में हेल्प करता है फॉलिक एसिड, इसके सिंथेसिस को ही इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, अब इसको देखो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे कैसे किया गया है। सेम देखो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में देखो बीटा लैक्टम्स है, बीटा लैक्टम्स बेसिकली क्या करता है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल, ये बैक्टीरिया का पूरा फिगर है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया का ये जो सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन, कार्बापेनम मोनोबैक्टम्स ले रहे हो, जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर भी है। बीटा लैक्टम किधर पाया जाता है, सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है बैक्टीरिया का, ये एंटीबायोटिक को जुड़ने से रोकता है। वैंकोमैसिन एंड बैक्टीरियासिन भी यूज किया जाता है उसके उसी के लिए। सेल मेम्ब्रेन के लिए पॉलीमिक्सिन यूज किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट या डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। 30 यूनिट बैक्टीरिया का इधर है, इसके लिए टेट्रासाइक्लिन एंड अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। फोलेट सिंथेसिस के लिए सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्राइम। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में आ जाओगे तो डीएनए गाइरेज, जिसे आप क्यूनिलॉन्स बोलते हो, तो ये डीएनए को क्या करता है, अल्टर करने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज के लिए रिफैम्पसिन एंड 50 एस सब यूनिट के लिए मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, लिंजोलिड एंड क्लोरोमेफेनिकोल। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर हमने पढ़ा। अब स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के, स्पेक्ट्रम का मतलब हमने आपको बताया था रेंज से। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, रेंज से है, कितना रेंज के बैक्टीरिया को ये कवर कर रहा है, तो वो पढ़ेंगे। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या क्या किया जाता है, एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन ज्यादा बैक्टीरिया को कवर करता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, सिफाइलोस्पोरिन, क्लोरोमेफेनिकॉल, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, ज्यादा बैक्टीरिया को कवर करती है, ज्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, और वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियम को ये कवर करने का काम करता है। शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब कि कम रेंज वाला, क्या है इसमें, क्या है, कम रेंज वाले बैक्टीरियम को ये कवर करता है। ठीक है, ज्यादा बैक्टीरिया को नहीं कवर करेगा, स्पेसिफिक बैक्टीरिया उसको कवर करेगा, जैसे पेनिसिलिन जी। ठीक है, क्लॉक्सिसिलिन, वैंकोमाइसिन, बैक्टीरियासिन, एंफ्लक्सासिलिन। ठीक है, ये था स्पेक्ट्रम के आधार पे।
ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन में दो तरह से इसको बांटा गया है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक में क्या है कि हमारा बैक्टीरिया को क्या करना है, बैक्टीरिया को क्या करना, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर, ठीक है, उसका रेप्लिकेशन को रोकना, ठीक है, रेप्लिकेशन को इनहिबिट करना, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, या फिर उसे इनेक्टिव करना, ठीक है। अब बैक्टीरियोसाइडल में क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल में बैक्टीरिया को किल करना, उसके आधार पे एक इनहिबिट करता है और एक किल करता है, उसके आधार पे दो तरह के एंटीबायोटिक है। जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमिफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। इन बैक्टीरियोसाइडल में सीफाइलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड कोट्रिमेक्साजोल। कोट्रिमेक्साजोल भी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का इंडिकेशन क्या है, कब आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए, जैसे आपको निमोनिया है, सेप्सिस है, मेनिंजाइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन है, गाल इन्फेक्शन, क्यूनसी, स्किन इन्फेक्शन, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया, साइबेरियन अल्सर, गायनिकोलॉजिक इन्फेक्शन, सिफिलिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन एंड फंगस इन्फेक्शन। इसमें फंगस इन्फेक्शन में एंटी फंगल लेते हैं, ठीक है, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, लेकिन अगर बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से थोड़ा अलग। समझ में आ गया आपको, इस टाइम पे एंटीबायोटिक लेना है, इसके लिए क्या करनी पड़ती है, डायग्नोसिस करनी पड़ती है, करेक्ट डायग्नोसिस होगी तभी ये एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक में क्या मिसयूज होता है एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक जो है सबका, एंटीबायोटिक मिसयूज को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक एब्यूज या फिर एंटीबायोटिक ओवर यूज भी बोलते हैं, ठीक है। जो मिसयूज है या ओवर यूज है एंटीबायोटिक का, वो क्या करता है, सीरियस इफेक्ट कॉज करता है हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे सीरियस इफेक्ट कॉज करता है, इसलिए एंटीबायोटिक मिसयूज या एब्यूज या एंटीबायोटिक ओवर यूज क्या है, डेंजरस होता है ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। नाउ इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द क्रिएशन ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। सॉरी। तो अभी आपको आपको जल्दी एमटेली का रिसर्च देखा होगा आपने, तो एमडीआर नाम सुना होगा, यानी कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी कि खूब सारे ड्रग से क्या हो गया है, कई सारे ड्रग से हमारा बैक्टीरिया धीरे धीरे रेसिस्ट होती जा रहा है। उसका मेजर रीजन क्या है, एंटीबायोटिक ओवर यूज, ठीक है। यानी कि जो जनरल जैसे न्यूमोनिया ही है, जैसे हम एक उसको ले लेते हैं न्यूमोनिया को, ठीक है, न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया ही इस समय क्या हो गया, न्यूमोनिया का जितने मेडिसिन है वो सारे से वो क्या हो जा रहा है, रेसिस्ट नजर आ रहा है, ज्यादातर से रेसिस्ट नजर, आप खुद देखो। बहुत पहले क्या था, बहुत पहले हमारा ट्रेंड था किसका, सबसे ज्यादा ट्रेंड था आपका, अ, आप सिप्रोफ्लॉक्सिन यूज करते थे, सिप्रोफ्लॉक्सिन, फिर आ गया, सिफोडॉक्सिन, ठीक है। सिफोडॉक्सिन के बाद से क्या आ गया, बताओ, क्लेवम, क्लेवम आया, क्लेवम में क्या है, क्लेवुलेनिक एसिड है, और एमोक्सिसिलिन है। उसके बाद से एजिथ्रोमाइसिन आ गया, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब देखोगे उससे भी बड़ा एंटीबायोटिक है गुडसेप्सिबी, गुडसेप्सिबी। देखो सेम डिजीज के लिए पहले बुखार होता था तो सबको सिप्रोफ्लॉक्सिन मिलता था, फिर सिफोडॉक्सिन मिलने लगा, ठीक है। फिर डॉक्टर्स ने क्या करा, क्लेवुलेनिक एसिड और एमोक्सिसिलिन को यूज करने लगे, फिर जिथ्रोमाइसिन यूज होने लगा, फिर गुडसेप्सिन भी आ गया। तो ये जो बार बार सेम डिजीज के लिए इस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यही है एंटीबायोटिक ओवर यूज या एंटीबायोटिक मिस यूज। तो ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि अब के जो डिजीज है वो सिप्रोफ्लॉक्सिन या जनरल मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं, इनके लिए हाई एंटीबायोटिक देना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी इसको बोलते हैं हम लोग सुपर बग, ठीक है। जो मल्टी एमडीआर जो है इसको इनफॉर्मली सुपर बग बोलते हैं। रिलेटिवली यह क्या होता है, हार्मलेस बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे बॉडी में, जिनको हार्मलेस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा या कोमेंजल्स बोलते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हो तो तुम्हारे अंदर डिजीज नहीं है, तो ये नॉर्मल फ्लोरा का क्या करेंगे, तुम्हारे एंटीबायोटिक को रेसिस्ट कर देंगे, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करने लगेंगे, ठीक है। वो एंटीबायोटिक कल को तुमको जरूरत पड़ेगी सेम एंटीबायोटिक का, जब वो डिजीज होगा तो ये नॉर्मल फ्लोरा ऑलरेडी इसको रेसिस्ट कर दिए, तुम्हारी इम्यूनिटी को बता दी ये रेसिस्ट हो गया, तो ये बार बार रेसिस्ट ही होगा, मतलब इससे भी ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
इससे क्या होता है, मल्टीपल एंटीबायोटिक जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। ठीक है, अब समझो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अगर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब नहीं होता है कि एक एंटीबायोटिक कंप्लीटली रेसिस्ट हो जाए। इसका मतलब क्या है, अगर जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है रिक्वायर होता है जो इनहिबिट या किल करने के लिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो नॉर्मल लेंथ से ज्यादा हो जाए, यानी कि नॉर्मल यूज से ज्यादा लेना पड़े आपको, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट टू द ड्रग। नहीं समझे तुम? जैसे तुम पहले 250 mg का एंटीबायोटिक लेते थे, इससे तुम्हारी डिजीज ठीक हो जाती थी। इससे फीवर था, तुमको फीवर पता चला टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी, उसमें तुमको मान लो ये सिप्रोफ्लॉक्सिन 250 mg दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर जो अगले बार फिर से टाइफी होता है, 250 mg लेते हो तुम, तो नहीं ठीक होता है, आपको कितना लेना पड़ता है, 500 mg लेना पड़ता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डोज बढ़ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। नॉट ओनली कि कंप्लीटली रेसिस्ट होना, वो भी रेसिस्ट की कैटेगरी में आता है। ड्रग का क्या हो जाना, ओवरडोज भी हो जाना ही भी रेसिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है इसका जो डिफिनीशन है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट डिसेबल एन एंटीबायोटिक और प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक इनटू द सेल। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, और वो क्या करता है, एंटीबायोटिक को या फिर एंटीबायोटिक को डिसेबल कर देता है, एंटीबायोटिक को क्या कर देता है, डिसेबल करता है, और या फिर उनको सेल में ट्रांसपोर्ट होने से ही रोक देता है। मतलब ये सेल्स में ना जाएंगे बैक्टीरियल सेल में, और ना ही ये आगे अपना एक्ट कर पाएंगे। समझ में आ गया? अब होता है क्रॉस रेजिस्टेंस, क्या वो पढ़ते हैं। क्रॉस रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, क्रॉस रेजिस्टेंस जो है, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ले रहे हो और उससे क्या हो जाए, रेसिस्ट हो जाए अदर एंटीबायोटिक की। मतलब तुमने जैसे मान लो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ले लिया तुमने। अब सिप्रोफ्लॉक्सिसिन लेने से क्या हो जाए, सिफाइलोस्पोरिन फोर्थ जनरेशन के सारे मेडिसिन क्या हो जाए, वो रेसिस्ट हो जाए। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेसिस्टेंस। क्या तुमने सिफाइलोस्पोरिन के सारे ड्रग लिए तब रेसिस्ट थोड़े होगा, सिर्फ एक मेडिसिन लेने से ही सब क्या हो गया, रेसिस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेसिस्टेंस। ठीक है, ये यूजुअली क्या होता है, ये एंटीबायोटिक सिमिलर क्लास के होते हैं जो रेसिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया एक्सपोज नहीं होता है तब भी ये आपके अंदर क्या होंगे, ये रेसिस्ट हो जाएंगे। बैक्टीरिया एक्सपोज नहीं होगा और फिर भी ये क्या होगा, आपके बॉडी में यह एक्सपोज हो जाएंगे, ये रेसिस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? नाउ क्रॉस रेसिस्टेंस जो है वो कब होता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रॉस रेजिस्टेंस कैन अकर फॉर एग्जांपल बोथ कोलिस्टीन एंड पॉलीमिक्सिन, बोथ कोलिस्टीन एंड पॉलीमिक्सिन बी और बोथ क्लिंडामाइसिन या लिंकोमाइसिन। मतलब कि कोलिस्टीन लिया तो पॉलीमिक्सिन से भी क्या हो गया, तुमको पॉलीमिक्सिन बी से भी रेसिस्टेंस हो गया, और क्लिंडामाइसिन लिया तो लिंकोमाइसिन से भी हो। यह एग्जांपल था इसका। अब मिस ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर वो पढ़ते हैं। डॉक्टर कैसे मिस ट्रीट करते हैं, बेसिकली ओवर यूज होने का क्या या एंटीबायोटिक अब्यूज होने के जो रीजन है वो क्या है, डॉक्टर्स का क्या करना, ट्रीटमेंट में गड़बड़ी है ना, डायग्नोसिस में क्या हो जाना, डायग्नोस ना कर पाना केस को। किसी को डिजीज हुआ है, बुखार हुआ है, एंटीबायोटिक, इस केस में ऐसा होता है। पहला, इनएप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या हो, इनएप्रोप्रिएट हो, इसके लिए ये रिसर्च आर्टिकल है, इसको पहले पढ़ेंगे। यह एक रिसर्च आर्टिकल है, जैसे कि इसमें क्या करा गया, टीचिंग हॉस्पिटल पूरे विश्व में जो है उनमें जो 40% हॉस्पिटल पूरे विश्व के ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे पढ़ाई होती है, मतलब कि मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ऐसे कॉलेज में 40% जो कॉलेज हैं वो क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइब्ड वर कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट। यानी कि जितने भी एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्राइब करे गए हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे गए हैं, वो एंटीबायोटिक क्या है, इनअप्रोप्रिएट। 40%, समझ रहे हो, 100 में से 40 एंटीबायोटिक, 100 में से 40 जो पर्चे हैं मेडिसिन के, वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर।
ठीक है, इसी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम मेनली बिकॉज ऑफ इनएप्रोप्रिएट और इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक बाय फिजिशियन। ठीक है, या तो इनएप्रोप्रिएट यूज हो या फिर इम्प्रॉपर यूज हो एंटीबायोटिक का फिजिशियन के थ्रू, तब ये चीज हो सकता है। जैसे कुछ 150 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं एनुअली यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 150 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, और इनमें से 50 मिलियन जो है वो एब्सोल्युटली अननेसेसरी और इनअप्रोप्रिएट है। ये यानी कि 150 में 50 मिलियन, यानी कि ये बात कितने परसेंट की हो रही है, लगभग 33%। 33% क्या है यहाँ पे, 33% प्रिस्क्रिप्शन क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, गलत है। ठीक है, गलत डायग्नोसिस हो गई है उनकी। ये तो यूएसए की बात है, अपने इंडिया में और भी बड़ी बात है, अपनी इंडिया में इससे भी ज्यादा नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे झोला छाप बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखो एक ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, आप हमारा एंटीबायोटिक का सैंपल लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये क्या करते हैं, डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक का सैंपल देते हैं, एमआर। ठीक है, तो ये जो फ्री सैंपल है वो डॉक्टर उठा के किसको दे देता है, पेशेंट को दे देता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या हो गए, बाउंड हो गए मेडिसिन को या फिर एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करने के लिए। समझ में आ गई, ये फ्री सैंपल की जरूरत थी क्या इस पेशेंट को, नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने दे दिया। ठीक है, अब समझो, नाउ यू गेट अ फीवर। अगर जो आपको फीवर है, डायरिया है या फिर कोल्ड है, तो आप क्या करते हो, कपल ऑफ एंटीबायोटिक, एमॉक्सिसिलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन यूज कर लिया। ये क्या है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, आपको नहीं यूज करना था। आपको डायरिया है, कोल्ड है, फीवर है, तो आपको पहले रीजन पता करना है ऐसा क्यों है। आपको जनरल तुरंत का कोई मेडिसिन लेना है, बल्कि एंटीबायोटिक अवॉइड करना है। जैसे कि यूज आपको अवॉइड करना है, और एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन का लेना ही नहीं है। समझ में आ गया, मतलब खुद से प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करना है। कुछ वायरल इन्फेक्शन है ओवरव्यू के, वायरल इन्फेक्शन में एंटीवायरल देंगे, एंटीबायोटिक नहीं देंगे, आपको समझना है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो जाता है तो आप तुरंत क्या करते हो, सबसे कॉमन चीज है एजिथ्रोमाइसिन खाएंगे भाई साहब। एजिथ्रोमाइसिन खाएंगे और क्या खा लोगे आप, क्या ले लोगे, और क्लेबम ले लोगे। ठीक है, क्लेबम ले लोगे, पोटेशियम क्लेबोनेट और एमोक्सिसिलिन ले लोगे, कॉमन कोल्ड। लेकिन इससे ठीक नहीं होता है, ये वायरल नहीं है, एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, कॉमन कोल्ड होने का रीजन वायरस है, जैसे देखो राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, आरएसवी बोलते हैं, ये सब वायरसेस है। ठीक है, ये वायरसेस को समझिए, पूरा आप पढ़िएगा। इन्फेक्शन किससे है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, एडिनो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, पैराटोसिस किससे होता है, मम्प्स और मम्प्स वायरस से होता है, निमोनिया इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, टाइप एन टाइप बी पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, एडिनो वायरस और सार्स कोरोना वायरस से भी क्या होता है, हमारा निमोनिया होता है। माइलाइटिस, पोलियो वायरस एंड HTLV-1, गैस्ट्रोएंटेरोटाइटिस, एडिनो वायरस, रोटा वायरस, नोरो वायरस, एस्ट्रो वायरस एंड कोरोना वायरस। ठीक है, देन पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस किससे होता है, कॉक्सिकी बी वायरस से होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2, HPV एंड HIV। स्किन इन्फेक्शन में वेरिसेला जोस्टर, ह्यूमन हर्पिस वायरस 6, स्मॉल पॉक्स, मोलस्कम कॉन्टेजियम। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस B19, रुबेला, मीजल्स एंड कॉक्सी ए वायरस। ठीक है, इनसे स्किन इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस वायरस में हेपेटाइटिस होता है किससे, हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस A B C D E से। ठीक है, कॉक्सेकी बी वायरस से क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है। समझ में आ गया। फेरिंगाइटिस किससे होता है, फेरिंगाइटिस होता है एडिनो वायरस, एप्टिन वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस। जिंजियोवेस्टोमेटाइटिस किससे होता है, तो जिंजियोवेस्टियोमेटाइटिस होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 से। इंसेफेलाइटिस किससे होता है, इंसेफेलाइटिस का मतलब इंसेफेला में ब्रेन का इन्फेक्शन की बात हो रही है, जेसी वायरस से होता है, मिजल से होता है, एलसीएम वायरस से होता है, अरबो वायरस से या रेबीज से होता है। तो दीज आर द कम सम ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। इसको समझना है आपको कि ये वायरल में एंटीबायोटिक क्यों चला रहे हो, एंटीबैक्टीरियल क्यों चला रहे हो। समझ में आ गया। बट मेनी डॉक्टर्स, यानी कि ज्यादातर डॉक्टर या क्वैक, क्वैक का मतलब होता है झोला छाप। ठीक है, झोला छाप, तो ज्यादातर डॉक्टर और झोला छाप क्या होते हैं, एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब कर देंगे वायरल डिजीज में बिना किसी टेस्ट।
वायरल डिजीज हुआ है, इनमें से कोई डिजीज जो अभी डिस्कस किया वो हो गया है, अब बिना टेस्ट के क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देंगे, ये क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस, नहीं करना था। ठीक है, नाउ देखोगे, सॉरी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरल इलनेस के बारे में। वायरल इलनेस क्या होता है, टाइम लेता है हील होने में, खुद से ठीक होने में टाइम लेता है। और जो एंटीबायोटिक है वो इनको क्योर करने में, इस इलनेस से क्योर करने में हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया बैक्टीरिया के लिए है, वायरस के लिए नहीं है। ठीक है, ना कुछ साइड इफेक्ट पढ़ोगे एंटीबायोटिक। अब देखो, एंटीबायोटिक के जो मेजर साइड इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। एक तो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट कहाँ पे होगा, जीआईटी ट्रैक्ट में होगा। क्यों, क्योंकि आप उसी के थ्रू उसी के थ्रू इनहेल कर रहे हो। दूसरा साइड इफेक्ट किधर होगा, आपका स्किन पे हो सकता है, वो इम्यूनिटी एसोसिएटेड होता है। तीसरा साइड इफेक्ट क्या होगा, जीआईटी एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होगा, जैसे कि क्या है, डायरिया होता है एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट में, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, सिक, फीलिंग सिक, बीइंग सिक, इची स्किन रैश, कफिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, नाउ अनकॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट क्या होता है। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट ड्यू टू द ओवरडोज या ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक से हो सकता है, जैसे कि विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ पेशेंट टू टेक द ड्रग। प्रॉपर पता ही नहीं है, ओरली लेना है या फिर इंट्रावेनस लेना है, या खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है, सोने से पहले लेना है, वो पता नहीं है, तो इस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, दे डू नॉट मेंटेन द डोजेज इंटरवल एंड कंप्लीट द डोज, तब भी हो सकता है। अगर जो आपका डिजीज ठीक हो गया है, मतलब कि लक्षण ठीक हो गए हैं, फिर भी आपको एंटीबायोटिक बंद नहीं करना है, पूरा कोर्स तक चलाना होता है। नाउ पेशेंट जो है वो ड्रग को स्टॉप कर देते हैं जब भी अच्छा फील करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छा फील करने से नहीं मतलब है, पूरा कोर्स तक चलाना है एंटीबायोटिक। ठीक है, रूल फार्मासिस्ट के लिए क्या रूल होना चाहिए, बेसिकली ड्रग देखो, फार्मासिस्ट ये क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं या फिर उसके डोजेज को डिसाइड करते हैं। तो फार्मासिस्ट के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि जो फार्मासिस्ट है वो रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे, प्रीवियस डिजीज क्या है और पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे एंटीबायोटिक्स देना है नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पता करना है ड्रग का, कैसे पता करेंगे, आप ड्रग को क्या करोगे, स्किन पे अप्लाई करके देखोगे या स्किन के अंडर अप्लाई करके देखोगे, कोई किसी प्रकार का एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहेगा तो हाइपर सेंसिटिव है, तो फिर यूज नहीं करना है। ठीक है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को देखना है, यानी कि एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग भी दे रहे हैं तो क्या वो इंटरेक्ट करेगा, किसी प्रकार का रिएक्शन तो नहीं होगा, वो देखना है आपको। एग्जैक्ट डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग को भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, नाउ व्हेन द ड्रग शुड बी टेकन बिफोर या आफ्टर में, मतलब कि बताना है कब मेडिसिन का इंटरवल होगा, कब लोगे आप, शेड्यूल को बताएंगे। ठीक है, और सजेस्ट क्या करेंगे कि एंटीबायोटिक को आपको स्टॉप नहीं करना है जब भी अच्छा फील करने लगेंगे, कंप्लीट कोर्स को चलाते रहना है, अगर जो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं फिर भी। ठीक है, ओपिनियन क्या होगा मेरा इसके बारे में, पहले तो डॉक्टर मस्ट बी कंसर्न अबाउट द डिजीज वेदर इट वायरल या बैक्टीरियल, यानी कि पहले डॉक्टर को पता लगाना है कि क्या ये डिजीज वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल है तो छोड़ दीजिए, कोई एंटीबायोटिक मत दीजिए। ठीक है, बहुत ही सीरियस है तब एंटीवायरल देंगे, नॉट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बेसिकली एंटी बैक्टीरियल के लिए है, समझ में आ गया। नाउ दे शुड नॉट प्रिस्क्राइब द ड्रग विदाउट टेस्ट या ओवर श्योर, मतलब कि कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए बिना, जैसे टाइफाइड हुआ है किसी को, तो साल्मोनेला टाइफी का बिडाल टेस्ट है, टाइफी डॉट है, वो पॉजिटिव आने के बाद ही आप टाइफी का एंटीबायोटिक देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। समझ में आ गया। नाउ फार्मासिस्ट जो है वो कॉन्शियस होना पड़ेगा उनको भी, जैसे कि डोज क्या देना है, ड्रग का इंटरेक्शन क्या है, और रेसिस्टेंट एंड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग के बारे में। ठीक है, जो पेशेंट है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे सजेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स का। ठीक है, ये पेशेंट का भी एक तरह का जिम्मेदारी है। तो इट इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं आपसे कल के वीडियोज में। धन्यवाद।